सलैया साहित्य संसार में आपका स्वागत है। मित्रों, आप अक्सर परीक्षाएं देते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, किताबों के तमाम सारे प्रक्षिप्त अंश पढ़ते होंगे। आज मैं एक किताब की भूमिका पढ़ रहा हूँ। ये हिंदी साहित्य की एक ऐसी पुस्तक है जिसकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आजकल तमाम सारी परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो भूमिकाओं से पूछे जाते हैं। तो ये पुस्तक है माटी की मूर्तें, राम वृक्ष वेणीपुरी का संस्मरण। तो मैं उसकी भूमिका का वाचन करता हूँ। ये माटी की मूर्तें। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्तें। ये मूर्तें हैं, न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी है। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अतरज की कोई उनसी बात। किंतु इन कुरूप बदशकल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वह है ज़िंदगी। ये माटी की बनी हैं, माटी पर धरी हैं, इसलिए ज़िंदगी के नज़दीक हैं, ज़िंदगी से सराबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, साप देती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, न अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें हैं। हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज़ होती हैं। खुश हुई तो संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। इनकी नाराज़गी तो आदमी बीमार पड़ गए, महामारी फैल गई, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये ज़िंदगी के नज़दीक ही नहीं हैं, ज़िंदगी में समाई हुई हैं। इसलिए ज़िंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएँ बाँची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएँ, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गाँवों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएँ और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं? किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने से फुर्सत कहाँ पाते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में जो कुछ जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार हो करके रहीं। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पाँति में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ही ली। मैं साफ कह दूं, ये कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं मानता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती हैं, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आईं,
हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, बल्कि मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ ऐसी ही माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का मैं सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।